हरि ओम स्वस्तिरायेन्द्रो वेदसा भूता विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्येव भवतागमन्निः भद्रां कर्णेभिः शृणुयामदेव भद्रां। ओम शांति शांति शांति। आज मेरे लिए नया अनुभव है। जो सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी, उन्होंने एक कार्य दिया है विश्वकर्मा को। सुंदर सुंदर भवन बनाओ जिसमें पुण्यशाली लोग आनंद ले सके। इसी प्रकार जिस भवन में रहना है वो भवन कैसा होना चाहिए, हमारे शास्त्रों में उसकी विधि बतलाई है। परंतु हम भारतवासी संपूर्ण विधि को एक तरह से भुला चुके हैं। जब कोई कष्ट आता है उस समय हम लोग विचार करते हैं कि हम कैसे सुखी हो, और फिर हम उस शास्त्र की तरफ दृष्टि डालते हैं, हम ही उसको क्यों न ठीक ठाक करें। तो शर्मा जी जैसे लोग आजकल पहले से ही उस वास्तु के हिसाब से ही ग्रह निर्माण करते हैं, तो जीवन सुखी होता है, ऐसी मान्यता है। कहाँ पर द्वार होना चाहिए, कहाँ पर जलाशय होना चाहिए, कहाँ पर बगीचा होना चाहिए, ये सब हमारे मंदिरों में देखने में आता है। तो बहुत अच्छी बात है कि फिर से आधुनिक समाज प्राचीन पद्धति को मानने लगा है। ये हमारे सनातन धर्म की ये विजय है, ये हमारी विशेषता है। और केवल यहाँ नहीं, दुनिया के सब जगह इस बात को मानने लोग लगे हैं कि अगर घर ठीक से बना हो, घर का जो निर्माण हुआ है, उसकी दिशा है वो ठीक है, तो हम लोग सुखी हो सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि आपके सामने विद्वान आए हुए हैं। आप लोग यहाँ पर बड़े बड़े लोग मैं देख रहा हूँ कि ज्ञान पिपासु। सत्संग में शायद हम बुलाते तब भी न आते, परंतु ये सत्संग ऐसा है कि आपके जीवन से लगा हुआ, जुड़ा हुआ है। तो बड़ी अच्छी बात है कि हमारा देश, हमारे देशवासी और आप जैसे पढ़े लिखे लोग अब उस बात को ही मानने लगे हैं। बहुत अच्छी बात है। हमारे सनातन धर्म की पद्धति है, हमारे प्राचीन विचारधारा है, प्राचीन परंपरा है। आप लोग उसका अवश्य लाभ लें, और अधिक आपका समय नहीं लूँगा मैं। हरि ओम शांति गुरु जी ने तो अपने आशीर्वाद दिए हम लोगों को, और वास्तु के बारे में भी उन्होंने कहा कि ये प्राचीन सनातन धर्म से निकला हुआ है। जानने के जो तरीके हैं उसमें एक तरीका है तर्क का, लॉजिक का। हम सब जो थोड़ा सा पढ़े लिखे हैं वो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन चाहते हैं। हम चाहते हैं कि तर्क द्वारा वो चीज़ हमको समझाई जाए या बताई जाए, तभी हम उस बात को मानते हैं या उसको समझने की चेष्टा करते हैं। दूसरा तरीका जो बहुत ज़रूरी है हमारे विषय के अंदर, वो है विकल्प द्वारा किसी भी विषय को जानना। विकल्प मतलब इमेजिनेशन, थ्रू इमेजिनेशन। अभी बहुत सारी बातें हम वास्तु के बारे में बताएंगे। ये सारी बातें इस खुले समारोह में तर्क द्वारा बता पाना बहुत बार मुश्किल होगा, क्योंकि आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। आपका घर यहाँ नहीं है जिसके बारे में, वास्तु के बारे में जो हम चर्चा कर रहे हैं। तो हमको करना ये होगा कि कुछ विकल्प यानी इमेजिनेशन करने होंगे, जिसके आधार पर हम और आप अपने घर के बारे में अच्छी से अच्छी जानकारी ले सकेंगे। मैं प्रयत्न करूंगा, हमारे पास कुछ
फोटोग्राफ्स हमने तैयार किए हैं जो आपको दिखाएं, जिससे आप जो पहला स्टेप है लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग का, उस पर आप समझें। लेकिन यदि आप नहीं समझ पाते हैं तो हम चाहेंगे कि आप विकल्प द्वारा उसको समझने की चेष्टा करें। तीसरा तरीका है किसी भी विषय को समझने का, वो है इंट्यूशनल। बहुत बार आपने सुना होगा, कोई वास्तु वाले या ज्योतिष के जानकार आपके घर में आएंगे या आपकी पत्रिका देखेंगे या नहीं देखेंगे, और वो आपको जवाब देंगे कि उनको ऐसा वाइब्रेशन समझ में आया है, इंट्यूशनल नॉलेज। और सच बताएं, ऐसी संभावनाएं होती भी हैं और नहीं भी होती हैं। तो अंतःस्फुरणा द्वारा किसी भी विषय को जान लेना, ये भी एक तरीका है जानने का। अभी ये बताया गया कि सनातन धर्म में वास्तु की बातें बहुत प्राचीन स्तर पर हैं। वेदों में सबसे पहले वास्तु शब्द का प्रयोग आया है, वास्तुस्पति शब्द का प्रयोग आया है, जिसकी कल्पना विष्णु या संरक्षक के रूप में की गई है, जो हमारी रक्षा करे। और फिर वेश्म शब्द का उल्लेख आया है, जिसमें ऐसा कहा गया है, वेश्म मतलब घर, वसना। ऋग्वेद, हम ऐसा मानते हैं कि प्राचीनतम ग्रंथों में से एक है। कितना पुराना है? कोई कहता है 5000 साल पहले का है, कोई कहता है 2800 साल पहले का है। यहाँ पर जो स्लाइड्स दिखाई जा रही है, इसमें आप देखेंगे ऋग्वेद में एक कल्पना की गई है 7वें मंडल के सूक्त में, 95वें सूक्त में, जिसका अर्थ ये होता है कि कभी सरस्वती नदी पृथ्वी पर हुआ करती थी। ये हम सब ने पढ़ा है ना, सुना है कि सरस्वती नदी कहीं हुआ करती थी, और हमारे देश को हम सप्त सिंधु देश के नाम से जानते थे। ये सिर्फ एक छोटी सी प्रस्तावना है जो लॉजिकली आपको आपके विषय तक पहुंचाएगी। अगर हम ये पढ़ते हैं और कल्पना करते हैं कि भारत के चारों तरफ समुद्र था, तो अभी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, 3 तरफ समुद्र है, चौथी तरफ तो है नहीं। तो कितने साल पहले समुद्र रहा होगा जब ये ग्रंथ लिखा गया होगा? रहा गया होगा तभी लिखा गया होगा, ये निश्चित है। अगर हम आज वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही इस बात को ढूंढने की कोशिश करें कि भारत के चारों तरफ कभी समुद्र था क्या, तो सच बताएं, वैज्ञानिकों ने इसको शोध किया है अभी, और उनके शोध के रूप में ये पता चला है कि पृथ्वी की जो खंड हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़ते या दूर होते हैं। परत दर परत ये पृथ्वी बनी हुई है और सरकती है, एक दिशा से दूसरी दिशा